नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपकी पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। बहुत दुख होता है देखकर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पर ये लिखा है कि फादर स्टैन स्वामी, जो कि 84 साल के हैं, जिनकी कल मृत्यु हो गई, उन पर लोग इतना गुस्सा क्यों व्यक्त कर रहे हैं। आखिर वो एक आतंकवादी थे। ये एक कमेंट था जब मैंने इंटरनेट पर पढ़ा और मुझे पढ़कर अजीब सा लगा थोड़ा, कि लोग बिना समझे बिना सोचे किसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का एक एजेंडा है। अगर सरकार को कोई पसंद नहीं है और उसकी बात सरकार को पसंद नहीं है तो सरकार तो उसे आतंकवादी भी बना देती है, उसे जेल में डाल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ फादर स्टैन स्वामी के साथ। फादर स्टैन स्वामी का अगर आप प्रोफाइल देखें तो जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में और आदिवासियों के हक के लिए अपनी उन्होंने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। और आखिर में जिन लोगों के लिए वो लड़ रहे थे, जेल में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई की थी। और आज एक बहुत अजीब सी स्थिति है कि उसी जेल में आज उन्हीं परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। लेकिन फादर स्टैन स्वामी की मौत से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि 2020 अक्टूबर में उनको भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया और उन पर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट लगाई गई, यानी कि जो एक आतंकी कानून है, कट्टर आतंकी कानून उनके ऊपर लगाया गया, उनके चार्जेस उस पर लगाए गए। और मजे की बात यह है, अपनी जो न्यायिक प्रक्रिया है और जो हमारा जो पुलिसिया सिस्टम है उसकी आप देखें तो कोई भी चार्जशीट अगर 90 दिन में दाखिल नहीं होती तो किसी भी अभियुक्त को स्वतः जमानत मिल जाती है। ये प्रावधान है आईपीसी में। लेकिन बावजूद इसके 5 बार फादर स्टैन स्वामी, जो कि 84 साल के हैं, उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, उन्होंने जमानत की गुहार लगाई थी। उन्होंने ये तक कहा था कि मैं 84 साल का हूं, मुझे पार्किंसंस डिजीज है। जो लोग नहीं समझते, पार्किंसंस वो डिजीज है जिससे कि आप चीजों को पकड़ नहीं सकते, आपका हाथ कांपता है, उंगलियां कांपती हैं, तो उन्हें पार्किंसंस डिजीज है। उन्हें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, यानी कि ठीक से वो उठकर बैठ नहीं सकते थे। और उस पर उनको कोरोना भी हुआ था। और कोरोना इस साल अभी जब मई में हुआ, उनको एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया। उसके बाद वो वेंटिलेटर पर चले गए। और अब फादर स्टैन स्वामी, जिन्होंने सभी लोगों के लिए, सब आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी, आज उनकी बातें न मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है और बहुत सारे लोग जो जुडिशरी में हैं, पुलिस सिस्टम्स में हैं, आज उनके मुंह बंद हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर मैंने इस तथाकथित टेररिस्ट के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया तो हो सकता है कि सरकार को ये ना पसंद आए। और वही कारण है कि अगर आप ट्विटर के हैंडल्स उठाकर देखें तो आज ट्विटर पर फादर स्टैन स्वामी की मौत पर वो लोग अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से जुड़े हैं, जो कि एक्टिविस्ट्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन सरकार की तरफ से या पुलिस एजेंसी की तरफ से एक भी कंडोलेंस मैसेज फादर स्टैन स्वामी के लिए नहीं आया है। अब अलग अलग लोगों ने कहा है, जस्टिस मदन लुकुर, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा है कि वो बहुत निराश हैं। और इसलिए निराश हैं क्योंकि जो हायर जुडिशरी है उसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। और अगर वो चाहती तो फादर स्टैन स्वामी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। फादर स्टैन स्वामी ने जब 5 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है, बीच में उन्होंने अपने लिए सिपर मांगा था, एक ऐसा कप जिसमें स्ट्रॉज लगे हों, क्योंकि वो उन्हें पीने में कोई भी चीज, चाहे वो दूध हो या पानी हो, उसे पीने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो वो तक चीजें उनको जेल अथॉरिटीज ने सही समय पर मुहैया नहीं कराई। तो ये क्या शो करता है? ये एक अमानवीय चेहरा हमारे पुलिस सिस्टम का, हमारे सिस्टम का, हमारे जुडिशरी का और हमारी जेल अथॉरिटीज का दिखाता है। आपको बिल्कुल बेगुनाह ही माना जाएगा तब तक जब तक कि आपको गुनाहगार साबित नहीं किया जाता। इसीलिए एक बेगुनाह व्यक्ति को
सजा देना बिल्कुल सही नहीं होता है, इसलिए बेल आपका अधिकार होता है। लेकिन यूएपीए के बहाने, जिसमें बेल मिलना बहुत कठिन होता है, आतंकवादी आतंकवादी कह करके आपको अंदर किया जाता है, फादर स्टैन स्वामी को डाला गया अंदर, ये जानते हुए कि एक बेगुनाह व्यक्ति को आप मौत की सजा देने का काम कर रहे हैं। और इसमें अदालतों को जो काम करना चाहिए था, संविधान बचाने का काम, संवैधानिक अधिकार बचाने का काम, और ये करने का रास्ता था। यूएपीए के तहत कई दूसरे मामलों में बेल मिलना कठिन होता है, लेकिन स्वास्थ्य के आधार पर बिल्कुल अदालत बेल दे सकती थी। और इसीलिए जिन जजों ने फादर स्टैन स्वामी की बात सुनने के बाद भी कि यहाँ मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं मरने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी उनको बेल पे रिहा नहीं किया, बल्कि उनको अंदर रखे, ये उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। और अगर हम भारत के नागरिक सचमुच में चाहते हैं कि ये तानाशाही हमारे घर द्वार ना पहुंचे, तो फिर बहुत जरूरी है कि जितने राजनीतिक कैदी हैं, भीमा कोरेगांव मामले में जितने आरोपी हैं, उन सबको तुरंत बेल मिले, इसकी मांग को हम जोर शोर से उठाएं। जितने राजनीतिक कैदी हैं उनको बेल मिले, जितने लोग अंडर ट्रायल हैं, जिनका ट्रायल जारी है, जिनका अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुआ है, तो उनको जेल में रखने का कोई तारतम्य नहीं होता है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। इन सारी मांगों को हम लोग उठाएं। किसी का बेल तभी रोका जाए अगर उनके बाहर रहने से वो हो सकता है किसी दूसरे को खतरा पहुंचाए, किसी गवाह को हत्या कर सकते हैं। इस तरह की ताकत अगर कोई रखता हो, तब फिर जरूर उनको बेल मिलने से रोका जा सकता है। अन्य सभी मामलों में बेल मिले। अंत में मैं यही कहूंगी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का नताशा आसिफ इकबाल तन्हा वगैरह के मामले में जो ऑर्डर था, उसमें याद रखिए कि उन्होंने कहा था कि आंदोलन में और आतंकवाद में अंतर जो है, वो सरकार, वो राज्य जो है, वो उस अंतर को खत्म कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही है। भीमा कोरेगांव मामला ठीक ऐसा ही मामला है, क्योंकि भीमा कोरेगांव में एक साधारण रैली का आयोजन हुआ था, लेकिन उस रैली को अभी आतंकवाद बता करके उसके बहाने इतने लोगों की गिरफ्तारी, इतने लोगों को वर्षों वर्षों जेल में रखना, और अभी स्टैन स्वामी की हत्या, ये सारी चीजें जो हैं, ये किसी लोकतंत्र को शोभा नहीं देती। ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र होने पर का जो दावा है, वो दावा कमजोर हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। Well, it's an extraordinary case. And it's not a case of apathy. Apathy means somebody's unconcerned with what happens to you, so you die in jail, right? Mm. This was a case where by design, they put Stan Swami into such a situation that he would die by design. So the NIA, the prosecutors, everybody in the legal system knew that he was so frail, so ill, and so likely to die, they were just waiting for him to die. And why would they wait for him to die? They would wait for him to die to send out a message to human rights activists that we are going to put you in jail and keep you there until your death. It was a very evil, kind of situation. And the steps taken by the prosecution and everybody concerned really, is... He addressed the Bombay High Court, just a few weeks ago. Right. He could hardly speak. His hand was trembling, and that's when he told the court, you either send me to jail, back to jail, or send me home. अब आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने फादर स्टैन स्वामी के इस तरीके से मर जाने के ऊपर, और खासकर जो सरकार का रवैया रहा है, जेल अथॉरिटीज का रवैया रहा है, और जुडिशरी का जो न्यायपालिका का रवैया रहा है कि उन्होंने बार बार बेल, उनकी जो जमानत याचिका थी उसको बार बार खारिज किया है, तो उसको लेकर लोगों ने अपना बहुत गुस्सा प्रकट किया है। रामचंद्र गुहा, जो एक बहुत ही जाने माने इतिहासकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि स्टैन स्वामी की मौत एक जुडिशियल मर्डर है। राहुल गांधी ने लिखा है कि कम से कम वो न्याय तो उनके साथ होता, उनके साथ मानवता का व्यवहार तो कोई करता।
उसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र के जो स्पेशल रैपिटोर हैं मैरी लॉलर, उन्होंने लिखा है कि इस तरीके से ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को जेल में डालना बिल्कुल भी अक्षम्य है, यानी कि बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ह्यूमन राइट्स के ईमॉन गिलमोर, तो उन्होंने भी ये लिखा है कि वो बार बार स्टैन स्वामी की जो जमानत याचिका को लेकर बार बार उन्होंने गुहार लगाई थी, लेकिन ये वाकई में एक त्रासदी है और जिसे कि बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है स्टैन स्वामी के ऊपर, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, सब ने सिर्फ एक बात कहा है कि आज अगर फादर स्टैन स्वामी की 84 साल में और जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है उसके लिए सिर्फ जो भारत का सिस्टम है वो जिम्मेदार है। हेमंत सोरेन ने तो केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है, लेकिन आज सवाल उठता है कि केंद्र सरकार का जो एंटी टेररिज्म लॉ है आज वो फिर से एक बार स्पॉटलाइट में आया है। इसको लेकर बहुत आलोचना हो रही है कि किसी भी तरीके के विरोधाभास को या विचार भेद को दबाने के लिए सरकार उआपा लगाती है कि उआपा का चार्जेस आप लगा दें और लोग जेल में सड़ते रहेंगे। इन जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे स्टैन स्वामी के साथ 16 और लोग थे जो भीमा कोरेगांव केस के संदर्भ में जेल गए थे, उन सभी पर उआपा के चार्जेस लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के हक की बात कर रहे थे, लोगों के खिलाफ जो जनहित है उसकी बात कर रहे थे और वो बातें सरकार को पसंद नहीं थी, इसलिए उआपा के चार्जेस लगाए गए, उआपा के आरोप लगाए गए और उनको जेल में डाल दिया गया और बिल्कुल संस्थागत तरीके से उनकी जमानत याचिका को खारिज भी किया गया। तो जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है और जो एक जुडिशरी है जो कि बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, यानी कि बिल्कुल रिस्पॉन्ड समय पर नहीं करती। तो आज स्टैन स्वामी को सरकार ने, कोर्ट्स ने और जो पुलिस या सिस्टम है उसने आज स्टैन स्वामी को फेल किया है और इसीलिए बार बार ये लोग कह रहे हैं कि सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि जो स्टैन स्वामी की मौत है वो एक संस्थागत रूप से एक हत्या है और सरकार के जो हाथ है वो बिल्कुल उस समय खून में रंगे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एक भी लाइन का कंडोलेंस मैसेज किसी भी सरकारी व्यक्ति या ऑफिशियल या मंत्री किसी के तरफ से नहीं आया है। और आज लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आज हमारे वो सारे जो SC ST और OBC के मिनिस्टर्स थे वो सारे लोग आज कहाँ हैं। तो ये सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा जो इस समय सवाल है वो ये है कि फादर स्टैन स्वामी के अलावा जो मैंने आपको कहा कि 16 लोग हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके आपको मैं नाम बताना चाहती हूँ जिनकी हालत ठीक नहीं है और उन्होंने भी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी। अब जैसे सुधा भारद्वाज है, 61 साल की हैं, उनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और जो उनकी बेटी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर मायशा सिंह जो उनकी बेटी हैं उन्होंने जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसी तरह से वारा राव, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, 81 साल के हैं, हालांकि वो भी बेल पर हैं लेकिन वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए और अब ऐसा लग रहा है कि अब वापस उनको अगस्त के महीने में जेल जाना पड़ेगा। और उनकी भी जो बेटी हैं पावना राव, उन्होंने गुहार लगाई है कि इनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। और हैनी बाबू, उनको कोरोना हुआ था, वो वापस जेल चले गए। गौतम नवलखा 70 साल के हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उनके साथ तो प्रिजन अथॉरिटीज़ ने, यानी कि जो जेल की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा उनके साथ अन्याय किया कि उनको जब चश्मा चाहिए था, उनकी आंखों से दिखता नहीं है बिना चश्मे के, और उन्होंने चश्मे की गुहार लगाई थी तो उन्हें चश्मा नहीं दिया गया। और जब उनके साथ रहने वाले जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने जब चश्मा एक पार्सल के जरिए भेजा तो उस पार्सल को जेल अथॉरिटीज़ ने स्वीकारा ही नहीं। तो ये कहाँ का सिस्टम है। लेकिन जो सवाल खड़ा होता है कि क्या आज ये सारे जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हों, चाहे पोएट्स हों, चाहे लॉयर्स हों, आज ये लोग जो भीमा कोरेगांव के संदर्भ में आज इतने सारे जो लोग बीमार हैं, तो क्या सरकार इनके लिए कोई कार्रवाई करेगी, इनके खिलाफ, इनके प्रति कोई मानवता दिखाएगी या फिर इन्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। और आपको बता दें कि बहुत सारे एक्टिविस्ट जिनसे फोन पर बात हो रही थी तो उनका यही कहना है कि सरकार ने
एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक रणनीति के तहत, एक डिजाइन के तहत इन एक्टिविस्ट के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की है और इनको लग रहा था कि जेल में ये लोग अपने आप ही मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा लगता है कि सरकार की ये मंशा है। अब आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक कमेंट आया था जो जस्टिस एस.के. शिंदे और एम.एस. कार्निक का था। जब गौतम नवलखा के चश्मे की बात कोर्ट में आई थी तो उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि मानवता सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमें नवलखा के चश्मे के बारे में पता चला। वक्त आ गया है कि जेल अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाए। तो सवाल ये उठता है कि आज कितनी जेलों में अधिकारियों को सेंसिटाइज किया जाता है कि आप जो लोग कस्टडी में हैं उनके प्रति आप संवेदनशील हों, अपना मानवीय चेहरे के साथ उनके साथ डीलिंग करें। शायद बहुत कम ऐसी जेल्स होंगी। और उल्टा जो हमारी पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम बिना देखे बिना समझे, पुलिस कोई अज्ञान नहीं है, उसको कानून के बारे में पता है। क्या उआपा के चार्जेस कब लगाए जाने चाहिए, किसके ऊपर लगाने चाहिए, क्या पुलिस को इस बात का नहीं पता? लेकिन पुलिस ऐसा लगता है कि आंख में पट्टी बांध लेती है और सरकार की तरफ से जिस तरीके का निर्देशन उनको मिलता है उसी तरीके के आरोप लोगों पे लगाए जाते हैं, चाहे वो निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ता हों या फिर मानवाधिकार के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग हों, चाहे लॉयर्स हों, चाहे जर्नलिस्ट हों। पुलिस की काम करने की जो प्रणाली है वो एक है। कानून की जानकारी उन्हें पूरी है, लेकिन कानून के ऊपर उन्होंने पट्टी बांध दी है, अपनी आंख बंद कर ली है और जो सरकार की तरफ से उनको निर्देश आएगा वो उसी के हिसाब से चलेंगे। न्याय और अन्याय पुलिस के लिए मैटर नहीं करता। और अब तो ऐसा लगता है कि जुडिशरी ने भी आंखें बंद कर ली हैं। तो ये जो स्टैन स्वामी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनके साथ जितने भी लोग भीमा कोरेगांव केस के संदर्भ में आज जेल में हैं, तो क्या उनके खिलाफ जुडिशरी जगेगी? क्या जुडिशरी अपनी आंखें खोलेगी कि इस तरीके से स्टैन स्वामी की मौत हुई है? और ये एक बहुत बड़ा धब्बा है भारत की न्यायपालिका पर भी कि जिस तरीके से न्यायपालिका ऐसा लग रहा था सो रही थी और न्यायपालिका ने बिल्कुल भी जो एक मानवता का चेहरा है वो नहीं दिखाया। तो क्या आज इन सारे एक्टिविस्ट को क्या मरने के लिए सरकारी सिस्टम छोड़ देगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।